नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को, जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर के प्रॉपर्टी नंबर 7 तक डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सारे प्रॉपर्टीज़ को आप दिमाग में सेट कर लिए होंगे और आज का प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान से देखेंगे और साथ साथ आज के प्रॉपर्टीज़ को भी आपको दिमाग में सेट करना है, ताकि इसके बेसिस पे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्वेश्चन बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या हमें पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ही पहले ही कह दिया था कि अगर हमें डिटर्मिनेंट सीखना है, डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनके बेसिस पे एक्सपेंशन करने के लिए हमें बोला जाता है क्वेश्चन में। तो अगर आपको मैट्रिसेस का एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हो, अगर वो आपको समझ में आता है तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट करने के में आसानी होगा। तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है मैट्रिसेस चैप्टर में। तो मैंने आपको कहा भी था फ्रेंड्स कि आप मैट्रिक्स चैप्टर एक बार ज़रूर पढ़ें और पढ़ने के बाद ही इस चैप्टर पे आएँ, बिकॉज मैट्रिक्स अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो डिटर्मिनेंट में बहुत जगह हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, लेक्चर्स कंटिन्यू पढ़े, शुरुआत से पढ़े, एक सीक्वेंस में पढ़े, तभी आपको कुछ फ़ायदा नज़र आएगा। वरना दिमाग में ये चलता रहेगा कि सामने वाला क्या पढ़ा रहा है, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो आई होप आपको मेरी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। और प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या लिखा गया है, ध्यान देना आप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या लिखा गया है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन रो और कॉलम डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे हम लोग याद कर सकते हो फ्रेंड, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन रोज़ हम लोग लगाने के लिए सीखे थे। ठीक है ना, कि रोज़ पे किस तरह से किसी रो को हम चेंज कर सकते थे। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स, याद होगा आपको, एक टेक्निक बताया था। अगर कोई रो का एलिमेंट अपने आप को बदलना चाहता है तो वो सामने आएगा और सामने आने के बाद वो सहारा लेता था किसका, अपने आसपास वाले रो का या तो कॉलम का। ठीक है ना, अगर कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो कॉलम अपने आसपास वाले कॉलम का सहारा लेगा, और अगर रो में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो रो के एलिमेंट्स अपने आसपास वाले रो के एलिमेंट्स का सहारा लेगा। ठीक है, ये कंडीशन मैंने समझाया था मैट्रिसेस में। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप मैट्रिसेस चैप्टर एक बार जाकर के ज़रूर पढ़िए। चलिए, तो इस चीज़ का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ बोला गया है कि अगर किसी कारण से एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद रो के एलिमेंट में कुछ चेंजेस आता है तो उससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा। तो इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड, ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। हमारे पास एक ए नाम का डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो मैं एक छोटा सा 2×2 का डिटर्मिनेंट लेता हूँ। ठीक है, इसमें मान लीजिए एलिमेंट है 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, ये हमारे पास एक ए नाम का डिटर्मिनेंट है जिसका एलिमेंट क्या है, 2, 4, 6 एंड 8 है। ठीक है, और ये 2×2 का डिटर्मिनेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस ए का वैल्यू क्या होगा, इस ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इस ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने सिखाया हुआ था कि 2×2 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो शॉर्टकट तरीका ध्यान में रखना है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 8 ज़ा 16, बीच में हमेशा क्या रहेगा फ्रेंड्स, माइनस साइन। फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 6 4 ज़ा 24। तो 16 माइनस अगर 24 हम करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा रिजल्ट कितना आता है, -8। ठीक है, तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि अगर हमारा ए नाम का डिटर्मिनेंट है तो उसका वैल्यू कितना आया, -8। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग समझते हैं। प्रॉपर्टी में बोला गया है कि अगर आप इसमें कोई भी रो या कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, मतलब अगर किसी रो और या कॉलम को आप क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, उसके एलिमेंट को बदलना चाहते हो, तो बदलने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते थे हम लोग। तो मान लीजिए मैं एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ। मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने लिखा R1 खुद को बदलना चाहता है, तो R1 क्या होगा, सामने आएगा और ये सहारा लेगा अपने आसपास वाले रो का। तो मैं देख सकता हूँ ये हमारा R1 है और ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, R2 है।
ये R1 का एलिमेंट अपने आप को बदलना चाहता है तो वो क्या करेगा, सामने आएगा, ठीक है। और सामने आने के बाद वो सारा किसका लेगा, जो इसके आसपास कोई रो है, तो इसके पास एक ही रो है आसपास में, तो मैंने मान लिया ये सहारा ले रहा है किसका, R2 का। और इस चीज़ को याद करो, मैंने सिखाया था फ्रेंड, चेंज होना है तो जितना बुरा से बुरा को जोड़ता या घटाते जाओगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया R1 टेंड्स टू R1 + 2R2। इस तरह से R1 में कुछ चेंजेस आएगा कि R1 अपने में जोड़ लेगा R2 के एलिमेंट्स को दुगना करके, ठीक है। ये चेंज हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं R1 पे। तो इस एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बेसिस पे हमारे R1 पे क्या फ़र्क पड़ा, ध्यान देना फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे, चलिए इसको हम B मान लेते हैं ना। इस एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद इस रो पे क्या एलिमेंट्स में क्या चेंजेस आया, तो हम देख सकते हैं कि एलिमेंट में क्या चेंजेस आया। तो R1 का पहला एलिमेंट कौन है फ्रेंड्स, 2, ठीक है। तो मन में सोचो, 2 यहाँ रखा तो 2 अपने आप बदलना चाहा तो 2 सामने आया, ठीक है, 2+, ठीक है। और हमेशा अपने सामने वाले रो का सहारा लेगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सहारा लेगा, मतलब 6। तो 2 अपने आप को बदलना चाहता है तो 2 सामने आया और उसमें जुड़ा क्या, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उसको दुगना करके जोड़ने बोल रहा है। तो 2 टेंड्स टू 2 + 2 × 6, 2 6 = 12, 12 + 2 कितना हो गया फ्रेंड्स, 14। तो ये हमारा R1 का पहला एलिमेंट 14 बन गया। पहले क्या था 2, अब क्या बन गया 14, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के कारण, ठीक। उसी तरह से R1 का दूसरा एलिमेंट कौन है, 4। तो 4 यहाँ रखा तो 4 अपने आप बदलना चाहता है तो 4 सामने आया, तो 4 + 2 × कितना हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग 8। तो 2 8 = 16, 16 + 4 कितना हो गया फ्रेंड्स, 20। इसका मतलब हमारा R1 चेंज हो चुका है, बट R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, तो हमारा R2 जैसा का तैसा रह जाएगा, मतलब 6, और यहाँ क्या आ जाएगा 8। तो हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा जो अब डिटर्मिनेंट है वो क्या हो गया, ये। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड्स तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 × 8, 14 × 8 कितना होता है फ्रेंड्स, 132 होता है, ठीक है, सॉरी 112 होता है, ठीक है। बीच में क्या आएगा माइनस, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो 120। तो 112 में से अगर 120 सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रेंड्स तो वो रिज़ल्ट आपको देगा -8। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A = क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ B जिसका वैल्यू कितना है, -8। इससे एक चीज़ क्लियर हुआ कि हमारे प्रॉपर्टी क्या है, एकदम सही है। मतलब अगर किसी रो या किसी कॉलम पे हम किसी एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगाते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखना आप कि अगर डिटर्मिनेंट के इंटरनली अगर हम किसी रो को बदलना चाहते हैं किसी दूसरे रो के मदद से, या किसी कॉलम को बदलना चाहते हैं किसी दूसरे कॉलम की मदद से, तो वैसे केस में डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशंस हम लगाते हैं इसीलिए ताकि कैलकुलेशन हो सकता है कहीं ना थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाए। मैं सिखाऊंगा कि कैसे इन ट्रांसफॉर्मेशंस के बेसिस पे हम कैलकुलेशंस को रिड्यूस करते हैं। जब आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर तो मैं बताऊंगा उस केस में कि कैसे इनकी मदद से हम अपना क्वेश्चंस और आसानी से कर सकते हैं, कहीं ना कहीं समय को अपना और बचा सकते हैं। बिकॉज ये प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का काम ही होता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को सेव करना, टाइम को रिड्यूस करना, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 8 देख लिया। चलिए फ्रेंड्स, उसी तरह से अब हम बात करते हैं किसका, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 का। तो चलिए पहले आप इस चीज़ का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, तब स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं बढ़ता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 9 पे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को अब रब कर देता हूँ, ध्यान देना आप, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 का, ठीक है। 9th प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 9th प्रॉपर्टी क्या है, आपको ध्यान देना है कि हमारा 9th प्रॉपर्टी में एक चीज़ बोला गया है, ध्यान देना आप, कि डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
and lower triangular matrix is calculated by multiplying the diagonal एलिमेंट्स। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ख़ास प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, या किसी स्केलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, या किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, या किसी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो उस केस में अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला गया है तो उतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर से एक्सपेंशन नहीं करने का है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रॉपर्टी बताया गया है कि आप चुपचाप डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा वही रिज़ल्ट हमारा क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन मतलब टॉपिक है ये, मतलब ये प्रॉपर्टी है, ये आपको बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, विजिबल हो। ठीक है, प्रॉपर्टी। चलिए अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल का, तो ध्यान देना फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। ठीक है, हम मान लेते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और उस डायगोनल मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। तो इट मीन्स अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो अब हमारा जो एलिमेंट होगा वो कहीं ना कहीं दो वर्टिकल लाइंस के बीच आएगा, और ये एलिमेंट्स दिखेंगे कैसे, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट की जैसा दिखाई देगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का खास बात क्या था फ्रेंड्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में खास बात ये था कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके उसके सारे बाकी एलिमेंट्स क्या होते थे, ज़ीरो होते थे। तो ये चीज़ आपको याद होगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, 1 3 9 0 0 0 0 0 एंड 0। फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, आप देख सकते हो ये डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स याद होगा आपको, मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर अगर डायगोनल एलिमेंट सारे डिफरेंट है और बाकी सभी क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते थे डायगोनल मैट्रिक्स, और ये डायगोनल मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, तो अगर ध्यान दें इस प्रॉपर्टी पे, तो कुछ नहीं करना है आपको, चुपचाप मल्टीप्लाई कर देना है आपको डायगोनल एलिमेंट्स को, मतलब 1 × 3 × 9 मतलब 27, यही 27 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं आप एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं क्या फ्रेंड्स, एक्सपेंशन अलोंग। तो मैंने सिखाया था एक बात आपको कि एक्सपेंशन आप उसी से किया करना, उसी रो या उसी कॉलम से जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो होगा। चलिए हम R1 के एक लॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देख सकते हो 2 0 वाला है, तो इसको लेकर कोई फ़ायदा नहीं कि वो रिज़ल्ट 0 ही मिलेगा, तो हम सिर्फ किसको देखेंगे, 1 को। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और 1 का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस। ठीक है, 1 को अगर ढकते हो आप रो कॉलम वाइज, तो 27 आएगा माइनस 0, इट मीन्स 27। तो आप देख सकते हो एक्सपेंशन अलोंग R1 भी किया हम लोगों ने, हमारा रिज़ल्ट कितना है, 27 आया। और अगर प्रॉपर्टी से मूव किए तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हमारा रिज़ल्ट कितना आया, 27 आया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपको मिले तो अगर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो चुपचाप उसके डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर देना, आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। चलिए उसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन एग्जांपल्स का आप लिखते चलना फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लिखते चलो ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ठीक है, पॉज करके आप लिखते चलो। चलिए उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि स्केलर मैट्रिक्स का। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या खास बात था फ्रेंड्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में खास बात ये था कि इनके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे सेम होते थे। तो मान लो यहाँ 2 2 2, ये 0 0 0 0 0 0,
सिंपल सा बात है फ्रेंड्स, स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, तो सीधी सी बात है डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि स्केलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करना है तो ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आप आसानी से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्ट ऑफ विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, ठीक है। उसी तरह से मान लो आपके सामने एक एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने बहुत पहले बताया भी था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू जो होगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो निकलेगा वो हमेशा 1 होता है। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, तो इसका भी आंसर कैसे आएगा 1 × 1 × 1, इट मीन्स 1। एक चीज़ याद रखना आप कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो इसको मैं सी ना लिख करके आई ही लिख देता हूँ, ठीक है। याद रखना, इस बात को रिमेंबर करके रखना कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो तो उसका रिज़ल्ट हमेशा कितना मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं C इज़ इक्वल टू, ठीक है, 2 4 6 0 0 0 5 4 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आपको पहचानना है ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा अपर ट्रायंगुलर या तो लोअर ट्रायंगुलर, ध्यान में होगा ये बात, अपर ट्रायंगुलर या तो लोअर ट्रायंगुलर। अब आपको याद करना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर, तो ये चीज़ आप एक बार जा कर के ज़रूर देखना पीछे कि अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। बाद बाकी ये चीज़ तो आपको क्लियर हो ही रहा है, या तो अपर ट्रायंगुलर या तो लोअर ट्रायंगुलर है। अब एक चीज़ अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप जा कर के पीछे ज़रूर पढ़ें एक बार, मैं भी नहीं बताऊँगा, ठीक है। कम से कम आप जा कर के ज़रूर पढ़ें एक बार, अगर ये अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, इतना तो समझ में आ रहा है दोनों में से कोई एक चीज़ है, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो भी सेम इसी प्रोसीजर से निकलेगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कर देना, मतलब 2 × 4 × 6, इट मीन्स 2 4 8 8 6 48, ठीक है। इस तरह से आप आराम से किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहे तो। बहुत ही आसान और प्यारा सा एग्जांपल था, प्रॉपर्टी था, आपको आसानी से कैलकुलेशन करने में आपको मदद करेगा, बहुत जगह पे आपका कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो इन चीज़ों को फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा और अच्छे से इन चीज़ों को सेट करके काम करना, बिकॉज ये आपको बहुत जगह पे काम देने वाला है। तब तक आप इन चीज़ों का भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अब आखिरी प्रॉपर्टी की ओर, प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है। ये हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का लास्ट प्रॉपर्टी है, इसीलिए ध्यान देना, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको आप समझने की कोशिश करना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बोल दिया है, बहुत बार मैंने रिपीट कर चुका है इस बात को कि मैट्रिक्स आप ज़रूर पढ़ें, मैट्रिक्स के बिना डिटर्मिनेंट थोड़ा सा अधूरा लगेगा आपको, ठीक है। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब जिसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता नहीं है उसको समझ में ही नहीं आएगा ये प्रॉपर्टी, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर जा कर के मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ें। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज़ ऑलवेज 0। अब फिर से एक ज़ीरो वाला बात आ गया, हमने ज़ीरो वाला बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था, तो यहाँ भी एक ज़ीरो वाला प्रॉपर्टी आ गया, क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है। एक ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, ऑड हो। ऑर्डर ऑड होने का मतलब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, उसका पहचान मैंने बताया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बात क्या खास था, सबसे पहला खास बात था कि एक प्रकार का आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए मतलब नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, कॉलम। सेम यही फंडा किसके साथ था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ भी यही बात था कि अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ कंडीशन क्या था, तो याद होगा आपको फ्रेंड्स, कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि
जब मैथमेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ मैं कि अगर ए ट्रांसपोज करने के बाद अगर रिज़ल्ट वापस से क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए, ठीक है। अगर मान लेते हैं ए नाम का हमारा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो, और ट्रांसपोज करने के बाद वापस से वही मैट्रिक्स हमें मिल जाता है, उसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आता है, तो समझ लेना वो मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। उसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या था, तो इसके लिए कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो, और ट्रांसपोज करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हो, मतलब मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लेते हो, और माइनस कॉमन लेने के बाद वापस से हमें वही ए नाम का मैट्रिक्स मिल जाता है, तो समझ लेना कि वो मैट्रिक्स हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ए नाम का हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ए नाम का हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ ये चीज़ हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे। तो ट्रांसपोज करने का मतलब, ध्यान देना, ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम में बदल दो। तो पहला रो जो था उसको मान लो पहला कॉलम बना देता हूँ तो 1 4 5 आएगा। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाता हूँ तो 4 2 6 आएगा। तीसरा कॉलम को तीसरा रो को तीसरा कॉलम बनाता हूँ तो 5 6 3 आएगा। अब ध्यान से देखो फ्रेंड्स, क्या आपको जो चीज़ ऊपर दिख रहा सेम अभी भी वही चीज़ दिख रहा है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज करने के बाद रिज़ल्ट वापस से क्या मिल गया, ए मिल गया। तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, है ना। ये हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कंडीशन के अनुसार हो रहा है। अगर डायरेक्टली विदाउट कंडीशन हम पकड़ना चाहें तो विदाउट कंडीशन पकड़ने का तरीका मैं क्या बताया था फ्रेंड्स, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद ध्यान देना है आपको क्या, कि देखो जो अपर ट्रायंगुलर पार्ट है, जो लोअर ट्रायंगुलर पार्ट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होता है। बोलने का मतलब अगर ये मेरा मिरर है तो इधर वाला का इमेज ये होगा। मतलब देखो 4 के जस्ट करस्पॉन्डिंग यहाँ 4 दिखेगा, 5 के करस्पॉन्डिंग 5, 6 के करस्पॉन्डिंग 6। मतलब जो आपको यहाँ दिख रहा है वही चीज़ यहाँ दिखाई देगा। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर पार्ट डायगोनल को छोड़ करके सेम अगर नज़र आया करस्पॉन्डिंगली, तो समझ जाइएगा कि वो एक 100% सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, ठीक है। उसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल एक देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ध्यान देना 5 ये मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, कंडीशन लगाओगे, इसका क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। तो ट्रांसपोज करने का मतलब बता दिया मैंने, रो को कॉलम बना दो। तो ये 0 5 -4 -5 0 -3 4 3 और 0। देख सकते हो फ्रेंड्स, जो यहाँ है एलिमेंट तो वही दिख रहा है, बट जितना का जो साइन था सब साइन चेंज हो गया। यहाँ +5 था तो यहाँ -5 आ गया, यहाँ -4 था ये +4 आ गया, ये -5 था तो ये +5, ये -3 था तो 3, ये 4 था तो -4 और ये 3 था तो -3। इट मीन्स हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रांसपोज करने के बाद एलिमेंट्स तो कुछ वैसे ही दिख रहे हैं, बट साइन सबका क्या दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, अपोजिट। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस सारे में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे। अगर माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास जो भी बचेगा वो आप देख सकते हो यही चीज़ एग्जैक्टली मिल जाएगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज बराबर कितना रहा है, -a आ रहा है। जब ए ट्रांसपोज बराबर -a आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसा है, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है फ्रेंड, तो सीधी सी बात है, ये तो प्रॉपर्टी वाइज हम लोग समझे, कैलकुलेशन करके समझे। बट अगर डायरेक्टली हम समझना चाहते हैं तो वो भी मैंने बताया था कि इसकी एक खास बात ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। वो हमेशा क्या होता है,
ज़ीरो ही होता है। पहचान है इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो तो सेम होंगे, बस साइन जस्ट अपोजिट। देखिए अगर ये +5 है तो इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग -5 है, अगर ये -4 है तो इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग वाला 4 है, अगर ये -3 है तो इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग वाला 3 है। ये डायरेक्ट पहचान है किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम इस प्रॉपर्टी को समझेंगे कि अगर हमारे सामने किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो भी ऑड ऑर्डर वाला का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो उसका एग्जैक्टली जो वैल्यू होगा, डिटर्मिनेंट होगा, वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये बात आपको रिमेंबर करके रखना है फ्रेंड्स, बिकॉज ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन सॉर्ट करने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल एक ले करके कि सही में डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है या भी नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं मान लेता हूँ कि एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आप समझ चुके हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया, ज़ीरो। इसका 100% है कि डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होगा और जो भी यहाँ होगा उसका जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का साइन अल्टरनेट होगा। ये -5 है तो ये 5, ये 3 था तो ये -3। सेम उसी टाइप का मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, ये कैसे समझें, तो देख सकते हो आप, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है फ्रेंड, तो सीधी सी बात है इसका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो होगा तो इसके लिए कंडीशन और बोला गया है कि ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ऑड। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स इसका ऑर्डर को, ये 3×3। अगर यही चीज़ 2×2 वाला बात बोलते हैं अगर हम, ठीक है ना, 2×2 का अगर हम बात बोलते हैं तो उस केस में ये काम नहीं हो सकता था, ठीक है। 2×2 में ये चीज़ नहीं हो पाता, ठीक। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक 2×2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ मैंने ले लिया 0 0, ये 4 -4, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है फ्रेंड्स, 2×2 है। मैं दोनों करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स, ऑड है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, इवन है। तो बोला गया रिजल्ट 0 उसी का आएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम किसी रो या किसी कॉलम को मदद लेंगे। तो मैंने सिखाया भी था जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा उसी का सारा लें। तो सीधी सी बात है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 सब में एक एक 0 ही है, तो हम किसी से भी उठा ले बात बराबर ही है। तो हम करते हैं एक्सपेंसन अलोंग R1, ठीक है। हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये है फ्रेंड्स प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ये शुरुआत वाला लेने से कोई फ़ायदा नहीं है कि जो 0 ही आएगा, ठीक है। तो उसको हम छोड़ देते हैं, दूसरे से स्टार्ट करते हैं। तो 4 हमारा एलिमेंट है और उसका साइन कन्वेंशन -4 है, तो इस 4 को हम ढकेंगे फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा रो और कॉलम वाइज, तो ये 0 और ये -15 और बीच में माइनस पहले से होता है तो ये हो जाएगा +15, ठीक है। ध्यान देना आप, है ना। चलिए फिर से कर देता हूँ, ये -4 ब्रैकेट में ढका मैंने, ठीक है। अब क्या है, -4 0 0, ठीक है, पहले से माइनस होता है, और ये 5 × -3 -15 होता है तो ये +15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है फ्रेंड्स, -5 एलिमेंट है और साइन कन्वेंशन प्लस है तो -5 भी आ जाएगा। फिर से इसको ढकते हैं फ्रेंड्स, तो ये -4 × 3 -12, ठीक है, और ये 5 × 0 कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, दिया जाएगा 15 15 गुना -4 -60, और ये -5 और -12, तो ये 12 12 5 60, तो -60 + 60 कितना हो गया, 0। तो हम देख सकते हैं कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर वाला का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 0 आ रहा है। बट अगर हम बात करें अब इसके डिटर्मिनेंट का, तो ध्यान देना 0 0 0 डायरेक्ट शॉर्टकट से बनाते हैं, माइनस बीच में रहता है, और -4 × +4 प्लस -16 है, ये बन जाएगा +16, इट मीन्स 16। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। इट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 तभी आएगा जब ऑर्डर कैसा होगा, ऑड होगा। तो इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है और इसके बेसिस पे हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये सारे 10 के 10 प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस का, जो कि हमारा एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज होगा एनसीईआरटी का। उनके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ एक पैटर्न समझेंगे, एक तरीका सीखेंगे कि उन क्वेश्चंस को किस तरह से बनाया जाए। और उन क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको 10 का 10 प्रॉपर्टीज़ दिमाग में सेट होना चाहिए। तो आपके पास टाइम है आज तक का, ठीक है, मतलब आजकल तक का टाइम है, जो भी टाइम है आपके पास, उन प्रॉपर्टीज़ को 10 प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे उसके लिए नया नया तरीका सिखाएंगे, तो वो आपको तरीका समझ में आए। जहाँ जहाँ मैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा वो प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो काइंडली आप इन 10 प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रिमेंबर कर लें। तो अब तक के लिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस हम इतना ही तक लेक्चर को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे। वीडियोस पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड